क्या आपके भी किसी रिलेटिव को, नियर बाय पर्सन को डायलिसिस के लिए बोल दिया गया? क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि हमें डायलिसिस करवाना चाहिए या नहीं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर यजुर जैन और आज हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं कि डायलिसिस कब करवाना है, कैसे करवाना है, करवाने की जरूरत है कि नहीं है, इससे फर्क क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ में समझते हैं कि डायलिसिस की जरूरत कब बनती है। हमारी किडनी क्या होती है, वो ब्लड के अंदर जितना भी एक आप लगा लीजिए वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर करती है और फिल्टर करके उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। इस पूरी प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्रिएटिनिन। ये भी हमारी बॉडी में वेस्ट की तरह बाहर निकल जाता है। जब ये वेस्ट की तरह बाहर नहीं निकल पाता तो ये हमारी बॉडी में भरने लग जाता है और इसको हम ब्लड टेस्ट के थ्रू टेस्ट करते हैं कि क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ रहा है। उन पेशेंट्स को डायलिसिस करवाने की जरूरत पड़ती है जिनके अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों बढ़ने लग जाते हैं और वो काबू नहीं आते। अगर वो धीरे धीरे कॉन्टिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं डायलिसिस करवाना पड़ेगा। अब लोग हमसे पूछते हैं कि सर डायलिसिस कौन से टाइप का करवाएं, कौन सा बेस्ट डायलिसिस है? तो समझ के देखिए कि डायलिसिस करवाने के दो मेजर तरीके होते हैं। एक जिसके अंदर हम ब्लड के थ्रू डायलिसिस करते हैं और एक होता है जिसमें हम पेट के में पानी डाल देते हैं, एक तरीके का स्पेशल वाटर आप बोल सकते हैं, और उसके थ्रू डायलिसिस होता है। इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। तो सुपीरियर हमेशा हम ब्लड डायलिसिस को मानते हैं क्योंकि उसमें जो फिल्ट्रेशन है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो ज्यादा बाहर आता है। पर अब इस ब्लड वाले मेथड को भी करने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है हम फिस्टुला के थ्रू करें, एक होता है परमाकैथ के थ्रू करें और एक होता है कि हम सेंट्रल लाइन के थ्रू करें। जो फिस्टुला है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम मान के चलते हैं कि वो सबसे सेफ है, सबसे ज़्यादा पेशेंट के लिए कन्वीनियंट है, उसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क कम है और उसकी टेक केयर करना भी कंपैरेटिव टू अदर मेथड्स आसान है। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर फिस्टुला तो नहीं बन पा रहा, अब क्या करें? तो उनको हम हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि आप हैंड की एक्सरसाइजेस करिए ताकि हम फिस्टुला बनवा पाए। फिस्टुला जो हमें ऑप्शंस और जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो कोई भी और मेथड नहीं देता। तो मेक श्योर कि आप फिस्टुला बनवा पा रहे हैं। अगर वैसे नहीं आपकी बॉडी अलाउ कर रही, बॉडी में अभी इतनी एनर्जी नहीं है या मसल मास या वेन का डायमीटर इतना नहीं है कि हम फिस्टुला को क्रिएट कर पाएं, तो ऐसे के सिनेरियो में आपका डॉक्टर आपको एक्सरसाइजेस रिकमेंड करेगा, वो ज़रूर करिए एंड कोशिश करिए कि हम फिस्टुला बनवा पाए। नेक्स्ट आता है परमाकैथ। ये एक आप लगा लीजिए कि कुछ महीने से कुछ साल तक के लिए जब हमें एक डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर मान लीजिए कि अभी हमारे पास फिस्टुला नहीं बना, हम उसके लिए एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो तब ये परमाकैथ काम पे आता है। ये हमारी नेक की एक वेन है, जुगुलर वेन, उसके अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं और ये स्किन के नीचे से ही अंदर चला जाता है, तो ये बाहर भी नहीं दिखता। इसकी जो ओपनिंग होती है वो चेस्ट के लेवल पे होती है और ये बस वहां से दो ट्यूब्स हमें दिखती है जो कि आसानी से कपड़ों से ढक जाती है। आपके डे रूटीन में काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती, बट देन अगेन इसका टेक केयर करना पड़ता है कि ये खिंच ना जाए, इस पे बहुत ज्यादा स्वेट या डर्ट ना लगे, कल को ये इन्फेक्ट ना हो जाए, इस तरीके की चीजें। हाँ, इसका एक बेनिफिट ये है कि इसे थोड़े लंबे टाइम तक रखा जा सकता है, तो उससे हमारे पेशेंट्स को टाइम मिल जाता है कि वो अपने आप को फिस्टुला के लिए प्रिपेयर कर लें। अब यहाँ पे भी लोगों के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर परमाकैथ तो डलवा रखा था, अब हमने फिस्टुला बनवा लिया है, क्या अब हम परमाकैथ निकलवा लें? तो मेरी हमेशा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहती है कि एटलीस्ट आप 2 से 3 बार फिस्टुला को एक बार यूज करके देख लीजिए और उसके बाद ही परमाकैथ को निकालिए। क्यों ऐसा मैं रिकमेंड करता हूँ? क्योंकि परमाकैथ को निकालना तो बहुत आसान है, आप गए, डॉक्टर ने फटाफट परमाकैथ को निकाल दिया, बट वापस इंसर्ट करना, मान लीजिए वो फिस्टुला फेल हो गया है, वो काम नहीं कर पाया या 2, 3, 4 बार के अटेम्प्ट के बाद हो सकता है कि वो वापस से बंद हो जाए फिस्टुला, तब क्या करेंगे? तब आप फिर परमाकैथ डलवाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप परमाकैथ को थोड़ा लेट निकलवाइए, पहले एक बार 2-4 बार फिस्टुला को टेस्ट कर लीजिए कि वो ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। और लास्ट होता है हमारे पास ऑप्शन सेंट्रल लाइन। ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, सिर्फ हफ्ता 2 हफ्ते के लिए, और ये नेक में ही वेन में लगता है, बाहर दिखता रहता है। इससे नेक की मोबिलिटी में भी हमारे को इशू आता है, आप अच्छे से नेक नहीं मोड़ सकते। एक्यूट एंड फास्ट रिस्पॉन्स के लिए हम कई बार इसे यूज करना ही पड़ता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक और हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर ये परमाकैथ वगैरह डालने से, सेंट्रल लाइन डालने से कोई नुकसान तो नहीं होगा? इनको डालने से एक जो मेजर चीज हमें पता होनी चाहिए, जो एक आई वुड नॉट से कि साइड इफेक्ट है, बट एक ये आप समझ लिए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पैकेज है, मतलब इसके साथ एसोसिएटेड है, वो ये है कि जिस भी वेन में हम डालेंगे, आप समझिए उसमें हमने एक एक्सटर्नल चीज डाल दी।
तो उस वेन में थ्रोम्बस बनने का चांस होता है, और इन पेशेंट्स में अगर ये थ्रोम्बस लंबे समय तक रहे, कई बार वो वेन खराब हो जाती है, और वो वेन खराब हो गई तो वो नेक्स्ट टाइम डायलिसिस के लिए यूज नहीं हो पाती। हमारे जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें किडनी फेलियर है, खासकर क्रॉनिक किडनी फेलियर वाले, जिनका लंबे समय से किडनी फेलियर है और किडनी ठीक नहीं होने वाली, उसमें एक एक वेन हमारे लिए कीमती हो। तो ऐसे पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि वो अपना ध्यान अच्छे से रखें, अपनी वेन्स का ध्यान अच्छे से रखें, ताकि उनकी हर एक वेन दोबारा यूज हो। कई बार हमें ब्लड थिनर्स भी शुरू करने पड़ते हैं अगर वो क्लॉट अंदर बन जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्या पता ये वीडियो किसी की मदद आ जाए। धन्यवाद।